वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। मसूरी में बीजेपी महिला मोर्चा के द्वारा संजय ऑर्थोपेडिक स्पाइन और मैटरनिटी सेंटर सेवा सोसाइटी के तत्वाधान में मसूरी महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु मंदिर में निःशुल्क सड़क सुरक्षा, जन जागरूकता और हड्डी जोड़ रोग परामर्श स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मसूरी और आसपास के कई लोगों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। और इस खास मौके पर महिला बीजेपी मंडल अध्यक्ष पटवाल की तरफ से पद्मश्री डॉक्टर BKS संजय का फूल मालाओं से उन्हें सम्मानित किया गया, स्वागत हुआ। इसी खास मौके पर डॉक्टर BKS संजय और डॉक्टर गौरव संजय ने सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न पहलुओं पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने इस दौरान ये कहा कि देश में लगातार सड़क दुर्घटनाओं के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं लोगों ने स्वास्थ्य शिविर का लाभ भी लिया। जैसे कि आप मसूरी में देखा कि यहाँ पर जब देखा कई लोगों की ये समस्याएं, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, बहुत सारी चीज़ें जो ठंड के कारण यहाँ पर कई लोग परेशान हैं, तो बहुत लोगों का ये था कि कैंप लगाइएगा, तो इसी उपलक्ष्य में ये कैंप लगाए और निश्चित ही उन्होंने लाभ लिया है। वहीं केदारनाथ धाम दर्शनों के लिए सरकार की तरफ से पंजीकरण की अनिवार्यता करने से जगह जगह हो रही चेकिंग से परेशान श्रद्धालु केदारनाथ यात्रा पड़ावों पर देरी से पहुंचने के कारण रात 12 बजे से ही सोनप्रयाग बैरियर पर केदारनाथ धाम जाने के लिए लाइन में खड़े हैं। वहीं आपको ये भी बताएं कि जिला प्रशासन दर्शनों की सीमित संख्या के अनुसार ही केदारनाथ धाम में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं को भेज रहा है और इसी को देखते हुए श्रद्धालु रात्रि से ही लाइन में खड़े होकर इंतजार में लगे हैं। यात्री लोग रोड़ी में सो रखे हैं और केदारनाथ जाने के लिए ये देखिए। कुंड चोपता गोपेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग पर विगत 12 मई को चट्टान खिसकने से यातायात 18वें दिन भी बाधित रहा। आपको बताएं कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित होने से क्षेत्र के तीर्थाटन पर्यटन व्यवसाय पर भी खासा प्रभाव पड़ा है और उसके साथ ही व्यापारियों के व्यवसायों पर भी असर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा यातायात बहाल करने के लिए चक्का जाम भी किया गया, लेकिन आज तक यातायात बहाल नहीं हो पाया है। भले ही राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों की तरफ से आगामी 3 जून को यातायात बहाल करने के आश्वासन दिए जा रहे हों, लेकिन धीमी गति से हो रहे निर्माण कार्य से नहीं लगता है कि आगामी 3 जून को यातायात बहाल हो सकेगा। हरिद्वार प्रेस क्लब में स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन संस्था के द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उत्तराखंड इकाई के राष्ट्रीय महासचिव नमन भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में तृतीय ऑल इंडिया मनी प्राइज योगा प्रतियोगिता और खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के योगा खिलाड़ी प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहा है। उसी अवसर पर, उसी के अंतर्गत 8वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर, योगा दिवस के अवसर पर तृतीय ऑल इंडिया योगा प्रतियोगिता का आयोजन जून माह में स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में आयोजित होने जा रहा है। उसी के साथ में खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान समारोह भी उसी अवसर पर आयोजित किया जाएगा। देखिए, हमने कोरोना काल के कारण ऑफलाइन प्रतियोगिता का आयोजन कराया, जिसमें लगभग 2 वर्ष से इसमें गत वर्ष 800 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था देश भर से, और इस वर्ष ऑफलाइन प्रतियोगिता है तो अनुमान है कि लगभग 300 से 400 प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे। और वहीं रानीखेत में कालू सैयद बाबा का 48वां उर्फ मुबारक का
समापन हो गया है। देर शाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मजार में जाकर चादरपोशी की और करण माहरा ने देश में अमन चैन की दुआ भी मांगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस दौरान ये कहा कि वे बचपन से ही इस मजार में आते रही हैं। उन्होंने लंगर में पहुंचकर प्रसाद वितरित भी किया। उर्स में देर रात तक सूफियाना कव्वालों ने बाबा की शान में कव्वालियां भी पेश की और उर्स परिसर में खरीदारों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। और वहीं सोनप्रयाग से 9,160 तीर्थ यात्रियों का पहला दल केदारनाथ के लिए रवाना हो चुका है। आपको बताते चले कि यात्रियों में 8,041 पुरुषों, 5,504 महिलाएं और 187 बच्चों समेत 13,732 तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं, जिसके बाद अभी तक 3,81,006 तीर्थ यात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। लक्सर के तहसील सभागार में लेखपालों ने जिलाधिकारी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें भगवानपुर में आयोजित तहसील दिवस में लेखपाल और कानूनगों के लिए निंदनीय शब्द कहने का आरोप लगाकर रोष जताया गया। साथ ही साथ लेखपालों का यह भी कहना रहा कि 31 मई के बाद कोई भी लेखपाल एक से ज्यादा सर्कल की जिम्मेदारी नहीं लेगा। आपको ये बताते चले कि जिलाधिकारी ने लेखपाल और कानूनगों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेकर लेखपालों ने इस बात पर सख्त नाराजगी जाहिर कर दी है और साथ ही साथ सर्वसम्मति से इसका विरोध करने का फैसला लिया और ये भी कहा कि लेखपालों के लिए एक ही सर्कल का काम करना मुश्किल होता है और इसके बावजूद भी कई लेखपालों को 2 से 3 सर्कल का काम दिया जा रहा है और इसी के तहत सभी लेखपालों ने 31 मई के बाद एक से ज्यादा सर्कल की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। आज हमारे उत्तराखंड लेखपाल संघ शाखा जनपद हरिद्वार की जिला कार्यकारिणी की एक बैठक आयोजित की गई लक्सर सभागार में। और जैसा कि हमारा चारों तहसील रुड़की, लक्सर, हरिद्वार और रुड़की भगवानपुर चारों तहसीलों के जो हमारे सभी सम्मानित सदस्य हैं, इन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि आज के परिवेश में हम पे कार्य की अधिकता इतना है, कार्य का दबाव इतना ज़्यादा है, अन्य विभागों का इतना कार्य हमसे लिया जा रहा है और जनपद में स्वीकृत कुल 156 पद के सापेक्ष आज हमारे जनपद में केवल 84 पद यहाँ पर शेष रह गए हैं। बाकी शेष जो है रिक्त चल रहे हैं। अल्मोड़ा से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने शहर के विकास खंड हवलबाग के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के साथ लोगों की समस्याओं पर भी चर्चा हुई और समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश विकास खंड के अधिकारियों को दिए गए। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान क्षेत्र के विद्यालयों में पठन पाठन की समीक्षा की, छात्रों के साथ जानकारी हासिल की और साथ ही साथ स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़कों का भी जायजा लिया गया। इसी दौरान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को अपनी क्षेत्र की समस्याओं से अवगत भी कराया। काफ़ी समय से ये जिला पंचायत क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों के द्वारा डिमांड की जा रही थी कि आप लोग सभी अधिकारियों को लेकर हमारे क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करें। सड़क के, बिजली के, पानी के विभिन्न मुद्दे जो ग्रामीण जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, उनके द्वारा उठाए गए हैं। सभी संबंधित विभागों के द्वारा मौके पर ही स्थलों का निरीक्षण भी किया गया है और जो समस्याओं के समाधान हो सकते हैं उनके लिए निर्देश दिए गए। रुद्रप्रयाग के पांडवशिरा ट्रैक पर 7 ट्रैक्टरों के दल के लापता होने की खबर सामने आई है। आपको ये भी बताते चले कि रुद्रप्रयाग के मध्य महेश्वर पांडवशिरा ट्रैक पर 7 ट्रैक्टर के फंसने की जानकारी है, जिसमें 3 पत्रकार और 4 स्थानीय लोग भी बताए जा रहे हैं। वहीं जानकारी मिलने पर एसडीआरएफ की सर्च एवं रेस्क्यू टीम ने देहरादून से हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी है, लेकिन खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर पांडवशिरा नहीं जा सका। टीम वापस अगस्त्यमुनि आ गई। वहीं फिर से
टीम इस घाटी के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हुई है। वहीं एसडीआरएफ की हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू टीम भी जरूरी रेस्क्यू उपकरणों और सैटेलाइट फोन के साथ हेलीपैड से चॉपर के जरिए पांडवशेरा रूट पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। सोमवती अमावस्या स्नान पर्व को लेकर यातायात प्लान आज से लागू कर दिया जाएगा। आपको ये बताते चले कि सोमवार को स्नान पर्व से के सकुशल संपन्न होने तक हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर बड़े वाहन नहीं दौड़ सकेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर और इमली खेड़ा से भगवानपुर हरिद्वार की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को ऋषिकुल हाईवे से डाइवर्ट कर ऋषिकुल मैदान पार्किंग में पार्क कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ छोटे चौपहिया वाहनों को अलकनंदा पार्किंग, रोडी वेलवाला दीन दयाल पार्किंग और पंतद्वीप पार्किंग में पार्क किया जाएगा। वहीं जानकारी के अनुसार रोडी बेलवाला पंतद्वीप पार्किंग के फुल होने पर दिल्ली की तरफ से आ रहे वाहन को नकला इमरती से रुड़की हाईवे से डाइवर्ट कर लक्सर और इसके अलावा जगजीतपुर बूढ़ी माता तिराहा से बैरागी कैंप पार्किंग में भेजा जाएगा। और वहीं हरिद्वार की ज्वालापुर स्थित रेजिडेंशियल कॉलोनी जूस कंट्री के स्विमिंग पूल में डूबकर 8 साल के मासूम बच्चे की हुई मौत के मामले में 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक परिजनों को न्याय नहीं मिला है। 1 महीना पूरा होने के बाद परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठा दिए हैं। वहीं परिजनों का यह भी कहना है कि 1 महीना बीतने के बावजूद भी उन्हें अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी तक भी नहीं दी गई है। और यही नहीं, पूरे मामले की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी बिठा दी गई थी, लेकिन अभी तक इंक्वायरी शुरू भी नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस की तरफ से की जा रही मामले की जांच अधिकारी लंबी छुट्टी पर गए हैं। फिलहाल यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। श्री साईं नटराजन आर्ट अकेडमी तिरुपति आंध्र प्रदेश की तरफ से बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल जी के भजनों पर कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी नृत्य उत्सव मनाया गया। वहीं भगवान विष्णु को समर्पित बंदे विष्णु, श्री मन्ना नारायण और देवी दुर्गा को समर्पित जय देवी नंदिनी भजन पर नृत्य प्रस्तुत किए गए। वहीं दूसरी ओर अकेडमी से आए कलाकारों की प्रस्तुति ने धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। और इसी दौरान कथक, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम पर अनेक भजन नृत्य प्रस्तुत किए गए। ऊखीमठ जनपद 1 दिवसीय भ्रमण पर कौशल विकास एवं सेवा योजना मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे, जहां गुलाब राय मैदान में जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेव शाह, जिलाधिकारी समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक भी की और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर संचालित हो रहे घोड़े खच्चरों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। वहीं दूसरी ओर उन्होंने निर्देश देते हुए ये कहा कि केदारनाथ धाम यात्रा को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने और यात्रा मार्ग पर संचालित हो रहे घोड़े खच्चरों का स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। यदि कोई घोड़ा खच्चर कमजोर एवं अनफिट पाया जाता है तो उसका यात्रा मार्ग में संचालन न किया जाए। रुड़की से अगली खबर आपको बताएं, जहां के सुसाड़ा गांव में खेत में उगाई जा रही खीरा और करेले की सब्जी पर एक किसान ने कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया था, जिसके बाद किसान की 3 बीघा जमीन सब्जी
की फसल जो थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई। साथ ही साथ किसान को हजारों रुपयों का नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। और इसी के साथ पीड़ित किसान ने कृषि अधिकारी से मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद सूचना पर कृषि अधिकारी किसान के खेत पर पहुंचे और मामले की जांच की। और जांच के बाद कृषि अधिकारी उस दुकान पर भी पहुंचे जहां से किसान ने कीटनाशक दवाई खरीदी थी। कृषि अधिकारियों ने दुकान से दवाइयों के सैंपल कलेक्ट किए और मामले की जांच शुरू कर दी है। हमें मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा मुझे भी अवगत कराया गया था कि संजय वहाँ पे जो है सुसेड़ा गांव में किसी किसान की जो है खीरा और करेले की फसल को कुछ नुकसान हो रखा। कुछ उन्होंने जहाँ से उन्होंने दवाई लिया पेस्टिसाइड वगैरह, उसमें कुछ मतलब सही नहीं है वो, या मतलब गलत उसका यूज हो गया। तो हम सबसे पहले खेत पे गए किसान के, उनसे बात की हमने और वहाँ पे खेत को देखा कि वो जो फसल है उसकी छिड़काव के बाद थोड़ा वो जला हुआ है। और किसान ने बताया कि 4-5 दिन में छिड़काव किए हो गए। तो उसमें हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि या तो उसमें जो केमिकल डाला गया तो या तो अधिक मात्रा में डाला गया या कोई अदर उसमें केमिकल डाला हुआ है जिससे वो फसल को नुकसान हुआ। देश में इन दिनों मंदिर, मस्जिद और लाउड स्पीकर्स को लेकर बहस छिड़ी हुई है, जिनमें मंदिरों मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजाने या ना बजाने को लेकर तर्क पेश किए जा रहे हैं। और ऐसे में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने धनपुरा गांव में 3 मस्जिद और 2 मंदिरों के लाउड स्पीकर से हो रहे ध्वनि प्रदूषण को रोकने का आदेश जिला प्रशासन को दे दिया है। दरअसल धनपुरा गांव में रहने वाले 72 साल के तालिब हसन और 34 साल के अमित कुमार बुजुर्गों के स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा को लेकर उनके गांव में मस्जिद और मंदिरों के लाउड स्पीकर से पैदा होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए लिहाजा दोनों ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटाया और इसके लिए जनहित याचिका भी दायर की। वहीं दूसरी ओर उच्च न्यायालय ने फैसले में ये लिखा कि किसी भी धार्मिक स्थल पर 5 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे जल्द से जल्द कोर्ट के आदेश का पालन कराने की बात कह रही हैं। ये प्रशासन सर ये डाली है कि यहाँ लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण इतना फुल आवाज़ है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ऑनलाइन पढ़ाई कर नहीं पाते, और जो बुजुर्ग लोग हैं वो दिल की बीमारी उनको बहुत दिक्कत होती है, और जो प्रेग्नेंट औरत है उन पर भी प्रभाव पड़ता है, और हर आदमी जो डिप्रेशन में आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमने हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। जी, ये आदेश माननीय उच्च न्यायालय का आया था और संबंधित सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को इसका अनुपालन करने के लिए मेरे द्वारा भेज दिया गया था। अभी 2 दिन पूर्व कुछ लोग मुझसे मिले थे और उसमें उन्होंने बताया था कि अभी इस आदेश का अनुपालन नहीं हो पाया है, तो इसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया है और मैंने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को बता दिया है कि चूँकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है तो इसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 1-2 दिन में इसके अनुपालन आख्या हम लोग प्रेषित करेंगे। इससे परेशानी यही है जो छात्र हैं, स्टूडेंट, उनकी पढ़ाई में बाधा हो रही थी। जो बुजुर्ग लोग हैं, बीमार हैं, लोग घरों में, उनको दिक्कत होती है। वहीं बाजपुर में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहां औचक निरीक्षण के दौरान ही स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और मजबूत करने के लिए जल्द ही चिकित्सकों को जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने की बात कही। आपको ये भी बताते चले कि बाजपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाली के आंसू बहा रहा है, जहां स्वास्थ्य केंद्र में आने जाने वाले मरीजों को बेहतर इलाज दिए जाने की जगह उन्हें रेफर कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे और उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र के इमरजेंसी वार्ड, जनरल वार्ड समेत सरकारी आवासों का औचक निरीक्षण किया और इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में जल्द ही रिक्त पड़े चिकित्सकों के स्थानों पर और पदों पर चिकित्सकों की तैनाती भी की जाएगी और अल्ट्रासाउंड मशीन को संचालित करने के लिए टेक्नीशियन उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, हमारी प्रदेश सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रयासरत है कि हम हर हॉस्पिटल को ठीक ठाक करें। और जब से हमारी सरकार बनी, मैंने अभी एक सचिव से लेके महानिदेशक से लेके सबको एक जिम्मेदारी दी है कि वो एक जिलों में निरीक्षण करने जाएंगे और स्वास्थ्य संवाद करेंगे हर हॉस्पिटलों में। मैं प्रधानमंत्री जी का भी और देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब
कुमाऊं को एक सैटेलाइट कैंपस जो है एम्स का भी मिल चुका है। और वहीं गदरपुर में उप शिक्षा अधिकारी की तरफ से तहसीलदार को आरटीआई के तहत लगाए गए आय प्रमाण को सत्यापन के लिए भेज दिया गया था। तहसीलदार ने सत्यापन कर ई रिपोर्ट में पत्र फर्जी पाए जाने की पुष्टि भी कर दी है, जिसमें 12 प्रमाण पत्रों से छेड़छाड़ की गई और 3 प्रमाण पत्र जारी ही नहीं किए गए थे। कुल मिलाकर 15 पुराने पत्र अवैध पाए गए। आपको ये भी बताते चले कि स्कूलों में आरटीआई के तहत प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए आय प्रमाण पत्र लगाए जाते हैं, जिसके लिए अभिभावक की आय 54,000 रुपए वार्षिक आय होनी चाहिए। और इसी सिलसिले में जब उप शिक्षा अधिकारी रवि मेहता की तरफ से जांच की गई तो फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त होने की आशंका हुई। ये पूरा प्रोग्राम जो है, जो आय प्रमाण पत्र खंड शिक्षा अधिकारी के वहाँ से 6 प्रतियाँ प्राप्त हुई थी, जिन उनके द्वारा कहा था कि ये संदिग्ध हैं, इनकी दोबारा से जांच कराई जाए। तो हमारे वहाँ से जो प्रमाण पत्र जारी हुए थे, उन प्रमाण पत्रों का हमने जो है मिलान किया, तो उसमें 15 प्रमाण पत्र जो है एडिट किए हुए पाए गए, जो इस प्रकार से फर्जीकरण में किया गया है। तो उनकी सूचना हमने खंड शिक्षा अधिकारी को भेज दी है कि उनको जो है इन प्रमाण पत्रों को फर्जी मानते हुए इसमें शामिल न किया जाए। इसके अतिरिक्त ये प्रमाण पत्र किसके द्वारा एडिट किए गए, किसके द्वारा फर्जीकरण किया गया, इसके संबंध में कमेटी गठित की गई है और कमेटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट या विधिक कार्रवाई की जाएगी। और वहीं रामनगर के गर्जिया मंदिर के पास ग्राम चिलकिया निवासी प्रिंस ध्यानी उम्र 17 साल अपने कुछ दोस्तों के साथ एक दोस्त का बर्थडे मनाने के लिए गर्जिया मंदिर घूमने गए थे। बताया ये जा रहा है कि इस बीच गर्जिया मंदिर के पास स्थित झूला पुल के पास प्रिंस अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ नदी में नहाते समय डूब गया, जिसके बाद उसके दोस्तों ने शोर मचाया तो आसपास के लोगों ने प्रिंस को नदी में काफी देर तक ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी लेते हुए एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया, लेकिन अंधेरा होने के कारण शनिवार को नदी में डूबे प्रिंस को खोजने के लिए रेस्क्यू अभियान नहीं चलाया गया। वहीं दूसरी तरफ रविवार को एसडीआरएफ के प्रभारी ललित सिंह बिष्ट ने ये बताया कि आज सुबह चलाए गए रेस्क्यू अभियान के कुछ देर बाद प्रिंस का शव बरामद कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस में शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आज सुबह 7 बजे प्रातः रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया गया और हम लोगों ने जैसे रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया तो हमारे साथी कांस्टेबल चंदन रौतेला द्वारा नीचे डाइविंग कर उसे तुरंत बॉडी को रिकवर कर साथ ही जिला पुलिस कर्मचारियों को बॉडी सुपुर्द किया। अल्मोड़ा से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर हाल ही में शासन की तरफ से कुमाऊं मंडल के 7 स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। बंद होने वाले इन 7 माध्यमिक स्कूलों में 3 स्कूल अल्मोड़ा जिले के ही हैं। सरकारी स्कूलों में लगातार छात्रों की संख्या घट रही है, वहीं दूसरी ओर निजी स्कूलों में छात्रों की संख्या का बढ़ना सरकार की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अल्मोड़ा दौरे पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पहुंचे और उन्होंने खुद शून्य छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद करने की बात कही। वहीं मंत्री ने आगे ये भी कहा कि जिन सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या शून्य हो चुकी है, ऐसे स्कूलों को निश्चित तौर पर बंद कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मंत्री ने दावा करते हुए ये भी कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आज शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों की संख्या बढ़ने के बाद 104 नए कॉलेज संचालित किए गए हैं। देश में एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है, जो इस साल से एनईपी को लागू करेगा। 15 बच्चों पे एक टीचर देने वाला भी देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। और इस बार जब हमने प्रवेश उत्सव चलाए तो अभी तक 1,35,000 बच्चों ने सरकारी हमारे स्कूलों में एडमिशन ले लिया है। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड का छात्र अनुपात अगर देखा जाए तो उसमें सरकारी कॉलेज इस समय लगभग हमारे 104 नए कॉलेज और जो है हमने संचालित किए हैं, जहां छात्र संख्या बढ़ चुकी है। और अब खबर और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।